हुई। डायरेक्टली तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इस तरह की बात करे, बट इनडायरेक्टली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह से फेस किए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मजहब के लबादे में लिपटी सियासत हो या फिर मजहब के साए में कत्ल की लर्जा खेज वारदातें, रियासत का सबसे करामद हथियार यही रहा है। तौहीन मजहब के नाम पर, गुस्ताखी रसूल के नाम पर या फिर गैरत के नाम पर जिंदगियों के खात्मे का एक चलन चल पड़ा है। नाज़रीन, हद तो यह है कि कानून और कानून नाफिज करने वाले भी इन संगीन इल्जामात पर हद अदब से आगे की जसारत नहीं कर सकते। निज़ाम इंसाफ के सामने एतराफ़ जुर्म, गवाहान के बयान हल्फी, शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद मगर मुल्क में जिंदों को इंसाफ दस्तयाब है, ना ही मुर्दों को इंसाफ मुयस्सर। कल ही हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने गैरत के नाम पर कत्ल की गई कंदील बलोच के कत्ल केस में उम्र कैद के सजा याफ्ता मरकजी मुलजिम को बरी कर दिया। मुकदमे के मुद्दई कंदील बलोच के वालिद के दुनिया से रुखसत होने की देर ही थी, गवाह मुनहरिफ हो गए और राजी नामे की बुनियाद पर अदालत ने मकतूला के भाई मरकजी मुलजिम वसीम को रिहा कर दिया। मुलजिम वसीम को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 4 साल बाद इसकी बरियत का परवाना जारी कर दिया गया है। कंदील बलोच कत्ल केस को मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से मॉडल कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया था ताकि मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द हो सके। इसी अदालत ने 2019 में ही वालिद की जानिब से बेटों को माफ करने की दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में मुद्दई की माफ करने की दरख्वास्त कबूल नहीं की जा सकती। मगर फिर इसी कानून के बतन से गुज़िश्ता रोज बरियत का सर्टिफिकेट जारी हो गया है। और फिर दारुल हुकूमत के दिल के करीब नूर मुकद्दम का बेईमाना कत्ल इंसाफ के निज़ाम के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। मगर जूं जूं केस आगे बढ़ रहा है, नित नए इंकशाफात से मुकदमे को कमज़ोर करने के जतन जारी हैं। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की जानिब से उनके वकील उस्मान रियाज गिल ने अदालत को 25 सवालों के जवाब देते हुए मुकदमे को नए रुख पर डालने की कोशिश की। ज़ाहिर जाफर ने अदालत को दिए गए जवाब में यह दावा किया कि उन पर कत्ल का इल्ज़ाम ही सिरे से झूठा है। हालांकि इसी मुलजिम का इतराफी बयान, वाक़े की फुटेज, नूर मुकद्दम की गेट से घसीट कर घर में ले जाने की सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल फोन और आलाए कत्ल की फोरेंसिक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। लेकिन मुलजिम की अदालत को दिए गए जवाबात में खुद को मासूम साबित करने की कोशिश है। मुलजिम ने अपने जवाब में यह बताया है कि 18 जुलाई को नूर मुकद्दम ने राब्ता किया और मुलजिम के घर में ड्रग पार्टी का इत्माम करने को कहा, लेकिन मुलजिम ने इनकार कर दिया। उसी रोज़ नूर मुकद्दम बजाते खुद उनके घर आई और उनके पास एक बड़ी मिकदार में ड्रग्स मंशियात भी थीं। 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ने दोस्तों को भी मुलजिम के घर दावत पर बुला लिया और जब ड्रग पार्टी शुरू हुई तो मुलजिम ज़ाहिर जाफर पर भी नशा गालिब आ गया। जब मुलजिम को होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि ड्रग पार्टी के दौरान किसी ने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया है। ज़ाहिर जाफर के वकील ने अदालत को सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पुलिस ने जाए हादसा से जो आला कत्ल बरामद किया उस पर उनके मौक्कल की उंगलियों के निशान नहीं थे। पुलिस ने ज़ाहिर जाफर की उंगलियों के प्रिंट्स उस वक्त लिए जब वो पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने नूर मुकद्दम के वालिद से मिली भगत करके उसे केस प्रॉपर्टी बनाया और ये इस तरह के दर्जनों जवाब इन 25 सवालों के जवाबात में अदालत को पेश कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी मुलजिम को गशी के दौरे, स्ट्रेचर, कुर्सी, पुलिस के कांधों पर अदालत में पेशियां इस केस को कमज़ोर करने की ही कारस्तानियां हैं। निज़ाम इंसाफ के साथ हर बड़े केस में ये खिलवाड़ जारी है। बासर और ताकतवर तबके के सामने कानून हाथ बांध कर खड़ा दिखाई देता है और अगर इस निज़ाम इंसाफ में इतनी सख्त होती तो एंकर पर्सन जर्नलिस्ट इकरारुल हसन पर इस बेदर्दी से तशद्दुद ना होता। इकरारुल हसन का जुर्म क्या था, उन्होंने करने की क्या कोशिश की, उनके साथ हुआ क्या और कितनी ढिटाई से हुआ, डंके की चोट पे हुआ। इकरारुल हसन की ही ज़बानी सुनते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये वो निज़ाम है, ये वो कानून है जो ना जिंदा लोगों को इंसाफ दे पा रहा है ना मुर्दों को। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा कि शाम गए आपके साथ हुआ क्या है? 4 घंटे आपको हिरासत में रखा, आप बाहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? आमीन आमीन। और शुक्र है मेहर साहिबा के ज़िंदा हैं, वरना कल कोई कसर नहीं थी, मुझे मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। जुर्म ये था कि हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर की करप्शन के वीडियो सबूत रिकॉर्ड किए, रिश्वत लेने के
जो कि वो एक पासपोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए ले रहा था। और वो लेके हमने जसारत ये की, गुस्ताखी ये की कि हमने अंदर जाके कहा कि अपने किसी अफसर को कहिए कि हमारे पास ये शख्स मौजूद है और इसके वीडियो की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आके देखें और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। और इससे पेशतर कि कोई और जाता, वो आवाज़ सुन के अफसर तारिक शाह जो डायरेक्टर हैं FIA के, वो बाहर आए और बस कोई एक दो जुमलों का उनसे तबादला हुआ। उन्होंने कहा जी कैमरे बंद कर दें। हमने कहा सर कैमरों के लिए ही हम हाजिर हुए हैं, ज़ाहिर वरना तो मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है आपसे। यही गुफ्तगू और उनका इनको माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि इनको निकालो यहाँ से। एंड द मोमेंट उन्होंने ये इशारा किया, को 25-30 लोग जो हैं IB के ऑफिस में कराची में, वो टूट पड़े हम पे, लातों से, घूंसों से, मुक्कों से, जिस अंदाज से मुमकिन था टॉर्चर किया गया। और वो फिल्मी अंदाज में पिस्टल्स निकाली गई हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हर जगह मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ CCTV कैमराज मौजूद थे, हमारे कैमरे भी अभी उनके पास मौजूद हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अगर मेरी बात कोई एक जुमला भी गलत साबित होता है तो मैं हमेशा के लिए टेलीविज़न पर आने से माजरत कर लूँगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो CCTV फुटेज इस बात की गवाही देगी कि कैसे पिस्टलें निकाल के उनके बट मारे गए, हमें किस तरह से हमारी कमीज़ें उतार के हमारी आंखों पे बांधा गया और फिर हमें वहाँ से टॉर्चर सेल ले जाया गया। टॉर्चर सेल में हमारे सबके कपड़े उतरवाए गए एक दूसरे के सामने। मैंने थोड़ा रिटेलिएट किया, रेजिस्ट किया, तो उन्होंने कहा जी आपके टीम मेंबर्स को गोली मार देंगे, चैम्बर करके गोली, पिस्टल, आपको उतारने पड़ेंगे कपड़े। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप कर लें जो करना है। फिर आपने कपड़े उतार के उन्होंने वीडियोज़ बनाई हर एंगल से, हर जाविये से। और उसके बाद लहू बह रहा था मेरे चेहरे पर से, मेरे गर्दन पे चूँकि बट मारे गए थे। हमारा एक मेंबर था, हम जानते हैं कि उसको गुर्दे की पत्थरी का प्रॉब्लम था, उसकी चूँकि लातें मारी गई, वो तकरीबन मरने के करीब था और वो सिर्फ पेन किलर मांग रहा था कि खुदा के वास्ते मुझे वो दे दें। लेकिन कोई मेडिकल एड देने की बजाय वो नंगा करके वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, 4-4.5 घंटे। तो ये सारे वो मराहिल थे जिससे हम गुजरे। और फिर बिजली के शॉक्स लगाए गए हमें भी, और दो जो हमारे मेंबरान हैं उनके नाजुक आज़ा पे वो बिजली के झटके दिए गए जो कि अभी तक ब्लीड कर रहे हैं, इस वक्त भी वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। मेरा ये कंधा जो है ये डिस्प्लेस हो चुका है, ये दाएं हाथ की एक पसली टूट चुकी है, पीछे 4 टांके एक लगे हैं, बाकी 4-4 टांकों की 2 जगह थी जो मैंने सिर्फ बाल उतरने की वजह से दरख्वास्त करके बचाया कि चलें पट्टी कर दीजिए, शायद ये उससे कुछ बेहतर हो जाए। और जो मेरा जो दिल के मामला हैं वो करंट लगने की वजह से ECG जो है वो एबनॉर्मल है, मुस्तकिल जितनी बार भी हमने किया, और उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी हम करवा रहे हैं मज़ीद रिपोर्ट्स के ज़रिए। तो ये वो तशद्दुद है जो हम पर किया गया, जिनको वो सब जानते थे और इकरार भाई कहकर मार रहे थे, इकरार भाई कपड़े उतारें, इकरार भाई ये करें। तो आप सोचिए एक आम आदमी के साथ उस इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉर्चर रूम में क्या होता होगा। और आप ये सोचिए कि क्या ये गुस्सा अचानक एक दम से आ गया होगा रिजवान शाह जो डायरेक्टर थे उनमें और उनकी टीम के अंदर, या ये कई बरसों से कॉन्फिडेंस मिला होगा कि कितने लोगों को उन्होंने नंगा करके मारा होगा, कितने लोगों को नंगा करके उनकी वीडियोस बनाई होंगी, कितने लोगों को बरहना करके उनकी छित्रौल की होगी उन्होंने, कितने लोगों को बरहना करके उनसे पैसे लिए होंगे, ब्लैकमेल किया होगा कि अगर बाहर किसी को बताया तो तुम्हारी ये वीडियो जो है ना ये डाल देंगे हम सोशल मीडिया के ऊपर। तो कितने लोगों के साथ ये जुल्म और ज्यादती करके उन्होंने वो कॉन्फिडेंस गेन किया होगा कि एक टेलीविजन वाले को भी वो मार देंगे और कोई उनका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो आप तस्वुर कीजिए आम आदमी। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई हूँ इकरार। मेरा मतलब है कि हमने अपने सहाफ़ी दोस्तों को खोया है, दिन दहाड़े गोलियां लगते देखा है, लाशें मिलती देखा है, मगर दिन दहाड़े ये काम करना, डंके की चोट पे करना, न डर होके करना, आप इतनी देर से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, यकीनन आप भी खतरा भांप सकते होंगे एक कमरे में एंटर होके। अब तो इतनी सलाहियत है आप में कि आप समझ सकते होंगे कि आई एम इन डेंजर। डिड यू रियलाइज दैट व्हेन यू वॉक्ड इन कि आई एम इन डेंजर? और इस पूरे दौरान कोई किसी अफसर ने ये कहा कि इस हवाले से कुछ बोला या कुछ किया तो देखना, या उस हवाले से वो बिल्कुल न डर थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, बिल्कुल रिजवान शाह जो डायरेक्टर थे उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जब वो वीडियो बना रहे थे, एक तो उन्होंने मेरे सीने पे मुक्का मार के मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा सीक्रेट एक्ट क्या होता है। यानी वो सीक्रेट एक्ट इस मुल्क के सहाफ़ियों पे और इस मुल्क के अवाम पे, आम आदमी पे लगने के लिए रह गया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये नंगी वीडियो ये तुम जाके बताना और बोलना अब दुनिया को, फिर मैं देखना ये वीडियो तुम्हारी किस तरह से वायरल करवाता हूँ, दुनिया को पता लगे कि तुम कैसे जो है वो सवाल करते हो और कैसे हमारे बंदे पे तुमने जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वीडियो सबूत मेरे पास मौजूद थे। तो बाकायदा धमकी दी गई और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे यकीन था कि हम में से कोई ना कोई आदमी मारा जाएगा आज। जिस तरह से खून उनके सर पे सवार था और जैसे उनकी शहनशाहियत को, जैसे उनकी बादशाहियत और फिरौनियत को जिस तरह किसी ने
बहुत बेअदबी से नहीं, बड़े अदब से और एहतराम से चैलेंज किया था कि सर ये आपका बंदा, सर ये रिश्वत ले रहा है। वो उनकी फिरौनियत पे गिरा गुजरा था और उनको लगता था कि ये तो कत्ल चैम्बर कर लिए गए थे पिस्टल हमारे ऊपर, और वो गलती से भी चल सकते थे। सो मौत सर पे मंडराती रही 4-4.5 घंटे। और वक्ती होता है ना कि एक जी चले वक्ती इश्तियाल आ गया था या मेरी किसी बात से, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है ना उनके पास। मैंने अगर कोई दायरा क्रॉस किया है, मैंने अगर पहले कोई हाथ उठाया है, मैंने अगर कहीं शाउट किया है, मैंने कोई गलती की है, तो वो सीसीटीवी फुटेज ले आइए ना सामने कौम के और बता दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो और अगर बगैर कोई सवाल किए हम पर इतना कुछ हुआ और 4 घंटे वो इश्तियाल का लम्हा बरकरार रहा, तो आप सोचिए कि आम आदमी बेचारा, आप कितने लोग उस टॉर्चर सेल की दीवारों के साथ सर टकरा के मर गए होंगे। ये आईबी है डायरेक्टली वजीर आजम इसको ओवरसी भी कर रहे हैं। आईबी ओवर द इयर्स क्या क्या करती रही है, लोगों के फोन टैप करना, उनको फॉलो करना, ये सारी बातें जो है किसी से ढकी छुपी नहीं रही सर। मगर हम इधर लॉ एनफोर्सिंग दीगर एजेंसियों को भी मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। सहाफियों को उठवा लेना, उनको हरासा करना, उनको मौत की घाट उतार देना, मगर एक सिविलियन एजेंसी का ये काम करना, आपने कहा आप सोचे थे कि आप जिंदा नहीं बचेंगे, बाहर आके आपने पहली कॉल किसे की है और आपको रेस्क्यू करने में या आपको इंसाफ मिला भी है किसी हद तक, और किसने मदद की? नहीं, अभी तो देखें, इंसाफ मुझे नहीं लगता इंसाफ मिलने का कोई इम्कान भी है। सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि वो उस वक्त भी सारे लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, ऑल्दो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया इस सारे मामले के अंदर। ऑल्दो के ये मैं बिल्कुल ज़रूर देखें, मैं बड़ा नाक़िद हूँ अभी मौजूदा, मैं आजकल बड़ा मायूस हूँ हुकूमत से, बहुत सारी बातों पर मैं बड़ी तनकीद करता हूँ, शायद कुछ ट्वीट्स आपकी नज़र से भी गुजरती हूँ। लेकिन कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, शहबाज गिल साहब ने, अम्माद यूसुफ साहब आप जानती हैं, और सलमान भाई ख़ास तौर पे, ये 4 लोग नहीं होते तो हम में से कोई ना कोई मारा जा चुका होता, कत्ल कर दिया गया होता। ये सारे लोग यानी कि तगड़े कॉन्टैक्ट्स, हुकूमत में भी आपको तगड़े कॉन्टैक्ट्स दरकार थे इकरार, और आप देखिए ना जब के होते हुए इतने बड़े ग्रुप का मालिक इकरार, इस हुकूमत के होते हुए उनकी नाक नीचे ये होना, उसके लिए भी बहुत दिलेरी चाहिए। इस हुकूमत की गिरफ्त कमजोर है, इस हुकूमत से डरते नहीं हैं ये सरकारी अफसरान, ये स्टेट विद इन अ स्टेट कायम किए हुए हैं, हो क्या रहा है? ये रियासत के अंदर रियासत है, ये बदमाशी है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए कि मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद, शहबाज गिल साहब की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, इतना तगड़ा मीडिया ग्रुप बैक पे होने के बावजूद, मैं अभी भी आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कख नहीं होगा इन लोगों के खिलाफ, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। यही लोग वापस आ जाएंगे, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मेरी मौत का बायस भी यही लोग बने, जो बगैर कुछ कहे हम पे, टीम सरेआम पे इस तरह से हमलावर हो गए। आप सोचिए, जब मैं बार बार अब उनका नाम ले रहा हूं, मेरी वजह से उनकी नौकरी मुअत्तल हो गई, वो अपने ओहदे से मुअत्तल हो गए, तो वो अब जब बहाल होंगे अपने ओहदे पे, तो वो क्या नहीं करेंगे, जो मेरा फ़ोन की एक लोकेशन जानते हैं, जो मेरा फ़ोन टैप कर सकते हैं, जो करते हैं, जो जानते हैं कि मैं कहाँ मूव करता हूँ, क्या करता हूँ। तो आप सोचिए, तो ज़िंदगी तो अब बिल्कुल हथेली पे है इन लोगों के सामने। मगर आपने अपील नहीं की इस हुकूमत से कि सिर्फ इनको मौतली क्यों? मौतली के ऊपर तो तमाम तर सर्विसेज इनको मिली हुई है, मर्रात मिली हुई है, गाड़ियां, पेट्रोल सब एंजॉय कर रहे हैं, एक दफा फिर लगा दिए जाएंगे किसी और पोस्ट के ऊपर, इसकी कोई यकीन दहानी कराई गई है? देयर इज अ प्रोसेस। FIR का कहा गया है, उसकी यकीन दहानी है कि जी मुकदमा दर्ज हो रहा है, बट उस यकीन दहानी पर भी जो यकीन दहानी करवा रहे हैं उनको भी यकीन है कि इंसाफ नहीं होगा। ये जब इनको मुअत्तल करेंगे, मुअत्तल तो कर दिया खैर, जब इनको डिसमिस किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से कोई स्टे ऑर्डर ले लेंगे, कहीं ना कहीं से इनके अपने ही जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये साबित कर देंगे ये थे ही नहीं सिंध के अंदर, ये तो इस्लामाबाद में थे, मैं इकरारुल हसन हूँ ही नहीं। तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ जो है वो साबित हो जाएगी। आप भी मुझसे बेहतर जानती हैं कि कैसे मुमकिन है इस मुल्क में। इकरार यही बताया कि नूर मुकद्दम तो खुद ड्रग पार्टी कर रही थी बकौल उस दरिंदे के जिसने उनको कत्ल किया है, पकड़ा भी गया है और इतराफ़े जुर्म किया है, वो तो खुद पार्टी कर रही थी, वो तो खुद लोगों को बुला रही थी, मंशियात खुद बांट रही थी, उन्होंने ही बांधा एक कुर्सी से जाहिर जाफर को। इसी तरह आपने देखा कंदील बलोच चली गई, उसका भाई 4 साल बाद रिहा हो चुका है, निकल चुका है, इतराफ़े जुर्म करने के बावजूद निकल चुका है। सिस्टम इतना नाकिस है, तो इस सिस्टम की भीड़ इकरारुल हसन जैसे सहाफ़ी भी चढ़ सकते हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मगर मैं कह रही हूँ सिस्टम की इंसाफ की यकीनी आपके लेवल पे भी नहीं है। एक तगड़ा सहाफ़ी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म करते हुए तगड़े चैनल के साथ कोई तवक्को नहीं है, विच इज द आयरनी ऑफ नया पाकिस्तान।
उस्मान मिर्ज़ा का केस आपके सामने, रेमन डेविस का केस आपके सामने, नूर मुकद्दम केस की मिसाल आपने दी। तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि जो बर्बरियत और सफाकियत करता है वो बड़ी आसानी से बच निकलता है इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के हाथों। और ये तो फिर भी बहुत तगड़े लोग हैं वो। आप सोचिए कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और कितनी जुनूनियत होगी कि एक नॉन शख्स को भी वो इस बर्बरियत का निशाना बनाते हैं। और उनको कहीं ना कहीं तो ये यकीन दहानी होगी कि वो बच निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई अंधे कुएं में छलांग लगाता है। और मुझे तो भी आपको अभी तक ये किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई ये OSD हैं, परमानेंटली हैं, कोई ऐसी लंबी कार्रवाई होगी? नथिंग ऑफ द सॉर्ट। बिल्कुल कहा गया, अभी शहबाज गिल साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में कहा कि FIR होगी इनके खिलाफ, और उन्होंने साथ ही कहा कि उनको पता है कि इसका कुछ नहीं होगा, इस FIR के बाद भी कुछ नहीं हो सकेगा। वो खुद भी इतने मायूस थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इकरारुल हसन मौजूद थे। मातम का समा है, हैरत की बात है, ये नया पाकिस्तान है। 72 सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है। एक नई किरण दिखाई थी नए पाकिस्तान की कि लॉ एंड ऑर्डर होगा, इंसाफ का बहुबाला होगा और रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखा जाएगा। लेकिन धज्जियाँ किस तरह से उड़ी हैं आपके सामने हैं। इकरारुल हसन, आपने बात सुनी, जुर्म उनका ये था कि उन्होंने IB के इंस्पेक्टर की करप्शन की वीडियो सबूतों के साथ बेनकाब करने की जसारत हिम्मत कर ली, गुस्ताखी कर ली, ये सोच लिया। और इस जुर्म की पादाश में डायरेक्टर IB रिजवान शाह, उनकी टीम ने इकरारुल हसन पर हमला किया। जिस तरह आपने सुना, उन पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उन्हें बिजली के झटके भी लगाए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस की हदायत पर डायरेक्टर IB रिजवान शाह समेत स्टेनोटाइपिस्ट महबूब अली, इनाम अली, सब इंस्पेक्टर रजब अली और हेड कांस्टेबल मोहम्मद खाबर को मुअत्तल कर दिया गया है। मर्रात का सिलसिला अभी भी जारी है, हमारे ज़राए बता रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये कानून, ये निज़ाम कि जिसमें गैरत के नाम पर कत्ल की गई कंदील बलोच हो, इंतकाम के नाम पर कत्ल की गई नूर मुकद्दम हो, मज़हब के नाम पर जुनूनियत के शिकार प्रियंका कुमारा या मुश्ताक अहमद हो, या फिर ताकत के खुमार में मुब्तला सरकारी अफसरान का डंडा हो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो और दिन दिहाड़े हो। इंसाफ की तलाश में इस मुल्क में जिंदा भी सरगर्दा हैं और मुर्दों को भी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उनकी रूहें भी भटकी पाई जा रही हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। रूस की जानिब से यूक्रेन सरहद पर तैनात 1 लाख से ज़ायद फौजियों में से कुछ की वापसी शुरू हो चुकी है, मगर यूक्रेन इस फैसले से मुतमईन नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जब तक फौजियों की वापसी का सबूत नहीं मिल जाता तब तक कशीदगी में कमी का नहीं कहा जा सकता। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर प्यूटन का यह कहना था कि मॉस्को अमेरिका और नेटो से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर रूस ये जमानत चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि रूस के इक़दाम के बाद जंग का खतरा टल गया है, लेकिन दुनिया ये मानने को तैयार नहीं। और अभी भी ये माना जा रहा है कि रूस की तरफ से मिक्स सिग्नल्स दिखाए जा रहे हैं। अभी भी ऑफिशियल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो जारी हैं। गो के 1,20,000 से ज़ायद अफवाज जो तैनात थी यूक्रेनियन बॉर्डर के इर्द गिर्द, उसमें से चंद को वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन मिक्स सिग्नल्स का कहा जा रहा है। साथ ये बताया जा रहा है रशिया इज पार्शियली पुलिंग बैक ट्रूप्स फ्रॉम अराउंड यूक्रेन बट विद कंडीशंस। ये कंडीशंस जो हैं ये क्या हैं? पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यूरोप और पूरी दुनिया अभी अपने सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से सख्त तरीन और टेंस तरीन मराहिल में से गुजर रही है नाजरीन। और इसी खबर के साथ साथ हमने देखा कि 4% तेल की कीमतों में कमी देखने को मिली है। तकरीबन $3 तेल फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुका है, विच इज सम रिस्पाइट इंडीड। मगर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। फ्रांसीसी जरीदे ली फरीगो को तवील इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान और अमरीका से ताल्लुकात के अलावा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने और पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, मगर फ्रांस से ताल्लुकात के हवाले से वो पुरजोश नजर आए। France is one of the most important countries and a trading partner. So my main interest is the economy. I would like to meet President Macron and discuss our bilateral ties, yes. So I've spoken to President Macron twice. Okay. इसी तरह फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती और दौरा फ्रांस के हवाले से भी उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि जल्द सफीर की तैनाती हो जाएगी और वो दौरा फ्रांस करना चाहेंगे। When do you think Pakistan will appoint an ambassador in Paris? I think we are in the process of doing so. Right.
हिंदुस्तान को ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर जानने का दावा करते हुए वजीर आजम का कहना था कि हमारे दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है और जब तक 5 फरवरी 2019 के इक़दाम को वापस नहीं लिया जाता ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। There's a lot of anxiety in our part of the world that we are not dealing with a rational government. We're dealing with a government which ideology is based on hate. Let's go back to 5th August 2019 and yes, we can talk after that. You know, I know India better than most Pakistanis. इंटरव्यू के दौरान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि दुनिया के पास तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और अगर पाकिस्तान ने एक कदम अकेले उठा लिया तो आलमी दुनिया का दबाव आएगा। So I feel that the only way forward is recognition. Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, you know, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later they will have to recognize Afghanistan. अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से उनका कहना था कि हमारे दो खदशात हैं, पहला मुहाजिरीन और दूसरा दहशतगर्द ग्रुपों का कार्रवाइयाँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का यह मानना है कि जितनी अफगान हुकूमत मुस्तहकम होगी इन ग्रुप्स को कार्रवाइयाँ करने का कम मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू में मज़ीद भी बताया कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी तालिबान को रिकगनाइज़ कर लिया जाए उतना बेहतर है। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत और बैंकों के पास पैसे नहीं हैं, अब डॉलर मुल्क में आ नहीं रहे, जबकि आलमी दुनिया तालिबान को उनकी शराइत याद करवा रही है और अफगान अवाम सर्दी में ठटर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की कतर में खलीजी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात हुई, जिसमें तालिबान पर जोर दिया गया कि ख़वातीन को मुलाकात करने, स्कूलों में जाने की इजाज़त दी जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये मुज़ाकरात अफगानिस्तान के बैरूनी ममालिक में मौजूद अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करने वाले के लिए एक अहम कदम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अमरीका ने गुज़िश्ता हफ्ते ही कतर को नॉन नेटो इत्तेहादी का स्टेटस देने का फैसला किया है। अमरीका खित्ते में पाकिस्तान की जगह दीगर ममालिक को अपने करीब कर रहा है और इसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से अमरीका मुखालिफ चीन और रूस ब्लॉक के करीब होना करार दी जा रही है, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। और वज़ीर आज़म का दौरा रूस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू और दौरा रूस के हवाले से बात करते हैं मोईद पीरज़ादा साहब से। आप एडिटर हैं ग्लोबल विलेज पाकिस्तान के, हमारे साथ दे रहे हैं। मोईद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। अभी रूस ने अपनी कुछ अफवाज जो है वापस बुला ली है, लेकिन अभी भी बेयकीनी की सूरत हाल है, बेचैनी पाई जा रही है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा रूस करना आपके नज़दीक कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए मैं इस इशू पे थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी, इसमें मुझे आप कमेंट करने का मौका दे रही हैं। देखिए इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की मगरब के ज़राए ने, अमेरिका के और बरतानिया के ज़राए ने। उन्होंने इशू को सिर्फ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला करने वाला है। वहाँ जो दूसरी सूरत हाल है कि रूस अमेरिका को और बरतानिया और नेटो के ममालिक को ये कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर नेटो की प्रेजेंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये वही सूरत हाल है जो 2008 में जब जॉर्जिया जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो नेटो का बाकायदा मेंबर बन जाए और रूस और जॉर्जिया के दरमियान एक चपकलश हुई, एक जंग हुई जिसे साउथ ओसेशिया वॉर या रशियन जॉर्जियन वॉर कहते हैं। और जिसके बाद दो जो टेरिटरीज या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दो जो स्टेट्स हैं, अबखेजिया और जॉर्ज और साउथ ओसेशिया, वो ऑटोनमस हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। जॉर्जियन ट्रुप्स ने कोशिश की उस पर कब्जा कर लें, रूस ने इंटरवीन किया, जॉर्जिया को शिकस्त हो गई। ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर डेवलप हो रही है जहाँ यूक्रेन में रूस चाहता है कि नेटो की बाकायदा प्रेजेंस ना हो। नेटो कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि हम ये बात नहीं मानते, लेकिन जो अभी तक हमें अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ बात भी की है डिप्लोमेटिक सर्कल से, लगता है एक डील हो गई है जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन की चंद दिन पहले बात हुई थी, फिर फ्रांस के सदर मैक्रोन रशिया में थे, मॉस्को पे थे, इस वक्त जर्मन चांसलर जैसा आपने खुद का वो वहाँ पे हैं, इससे पहले ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे आए थे। तो डील यही हुई है। और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं ब्रिटेन में, उन्होंने भी एक दिन पहले ये कह दिया था, जो इंटरनेशनल खबर थी, कि अगर जंग से बचने का तरीका यही है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा तो फिर हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यूक्रेन यही लग रहा है कि एक डील हो गई है नेटो के दरमियान, मगरब के दरमियान और रशिया के दरमियान, जिसके नतीजे में रशियन ट्रुप्स जो हैं वो एक सिंबॉलिक तरीके से पीछे हटे हैं। रशिया पहले ही कह रहा था कि जंग का कोई खतरा नहीं है, सो रशिया ने ये चीज़ मनवा ली है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और उसके क्योंकि रशिया की जो डील थी 1989-90 में, उस वक्त रशिया बहुत कमजोर था जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ। सो पीरज़ादा साहब, आपको लग रहा है कि खतरा टल चुका है एज ऑफ राइट नाउ या मुकम्मल नहीं टला अभी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी जंग का उस तरह से खतरा नहीं था जिस तरह से CNN ने, BBC ने, मगरबी ज़राए अबलाग ने इसको बिल्डअप किया। ये एक तरीका था बिल्डअप करने का। फौरन उन्होंने कह दिया कि 16 तारीख को
अब से 3 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि 16 तारीख को रशिया जो है वो हमला कर देगा। बेसिकली इस नैरेटिव के जरिए रूस पे बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा था कि आप कोई कंसेशन हमें दें, बिकॉज एक पूरा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था कि रशिया को फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल दें, फॉर इंस्टेंस बैंकिंग में जो स्विफ्ट है, SWIFT सिस्टम है ट्रांजैक्शन का, उसमें से निकाल दें। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, मैंने रशिया में भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट से और जराए से बात की है, रशिया ने गुज़िश्ता 15-20 बरस में अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर लिया है। उसका जो वीट ट्रेड है दुनिया के साथ वो बहुत बेहतर चल रहा है। एनर्जी में, गैस में जर्मनी खास करके और फ्रांस और बहुत से यूरोपियन ममालिक जो हैं वो रशियन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और यहाँ पर एक झगड़ा ये भी है कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि जर्मनी की, यूरोप की, रशिया की एनर्जी पे उस किस्म की डिपेंडेंस ना हो जो कि यूरोप चाहता है कि हो। इसलिए कतर को ये मजबूर किया जा रहा है कि कतर बहुत से मुल्कों की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हमारी गैस कट ऑफ कर दे और वो गैस यूरोप को जो प्रोवाइड करे। तो इसमें एक लार्जर गेम है, चूंकि हम लोग मगरबी ज़राए ब्लाग को देखते हैं कि रॉयटर ने क्या डिस्क्राइब किया, BBC ने क्या कहा, CNN ने क्या कहा, तो हम यही समझते हैं। तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया इस पूरी वॉर की सिचुएशन को। जंग का तो कभी भी यहाँ पर रियल खतरा नहीं था, ना यूक्रेनियंस को महसूस हो रहा था कि जंग का खतरा है, ना रशियंस कह रहे थे कि जंग का खतरा है, ना चीनी कह रहे थे कि जंग का खतरा है। लेकिन यह है कि अमेरिकन बिल्डअप कर रहे थे इस प्रेशर को ताकि रूस से कंसेशन हासिल की जाए। इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर, जी, इट वाज बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इसीलिए प्रेसिडेंट मुझे अब ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम अब रवाना होंगे रूस के दौरे पे, साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में अब कहा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाने की बात की है या ताल्लुकात इस्तवार करने की बात की। आप जानते हैं तो यहाँ पे हैं। जी 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 बिल्कुल, मगर जो चीजें स्टक थी ना महर, वो ये था कि गुज़िश्ता कई माह से, 1 साल से ज्यादा TLP की वजह से ऐसी सूरत हाल डेवलप कर गई थी कि पाकिस्तान में जो नया फ्रेंच एम्बेसडर पहले था तो वो बिल्कुल डॉर्मेंट था, जो चले गए यहाँ से मार्क बैरिटी, और पाकिस्तानी एम्बेसडर की प्रेजेंस नहीं थी। हमने यानी देयर इज नो फॉर्मल पाकिस्तानी एम्बेसडर इन पेरिस एट द मोमेंट, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जो टुकड़ा आपने सुनाया है उसमें उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इट इज इन प्रोसेस। तो बहुत जल्दी मेरा ख्याल है चंद हफ्तों में पाकिस्तानी, मैं आपसे पूछ रही हूँ इसको सियासी तौर पे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान और ये खतरा टला नहीं है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे। देखिए, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मत है और पाकिस्तान से उनको अंदर सपोर्ट भी मिली। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज फ्रांस जो है वो ना सिर्फ अपने इतनी बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, बल्कि वो यूरोपियन यूनियन का बड़ा कलीदी मेंबर है, उसका वहाँ बड़ा असर है। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास हुई बहुत सख्त GSP+ के हवाले से, उसकी वजह यही है कि फ्रेंच सिंपैथीज पाकिस्तान के साथ नहीं थी। पहले यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को बरतानिया की सपोर्ट मिलती थी, अब बरतानिया भी यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वहाँ 2 ही मेन मेंबर हैं, एक फ्रांस है, दूसरा जर्मनी है। तो अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं, इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। उन्होंने कहा मेरी प्रेसिडेंट मैक्रोन से 2 दफा बात हुई। तो यहाँ हमें TLP को पीछे रखना होगा, TLP को समझाना होगा। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो ये पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं कर पा रहा कि TLP की जो एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन है वो बिल्कुल नॉन डिजायरेबल है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर TLP और इस किस्म के एलिमेंट्स को खुश करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने एंटी फ्रेंच किस्म की क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दी इस्लामोफोबिया के हवाले से। वो जरूरी नहीं, तहरीक लबैक पाकिस्तान को समझाना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोकना है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान को रिकग्नाइज करवाना है। ये काम किस तरह किए जाएंगे? क्या हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पे है, भारत से रिलेशनशिप के हवाले से तो एक पेज पे नहीं दिखाई दी थी। वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू पे कहा कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता, अगस्त 5 को प्री पोजीशन पे नहीं जाते, देयर इज नो मूविंग अहेड। आप और मैं बेहतर जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। वो चाहते हैं कि हालात नॉर्मलाइज हों, ट्रेड की तरफ जाएं। देखिए, एक तो ये सब डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, ये सेवरल मूविंग पार्ट्स हैं। कोई भी जो स्टेट होती है दुनिया में, उसके डिफरेंट किस्म के इश्यूज हर वक्त चल रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में कई दफ़ा ऐसा समझते हैं शायद पाकिस्तान ही के इस किस्म के मसाइल हैं। ज़ाहिर है TLP पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, दूसरी तरफ से TTP एक चैलेंज है, बलोच इंसर्जेंट्स चैलेंज है, फ्रांस से रिलेशनशिप इंप्रूव करने, GSP+ है, अमेरिका के साथ टेंशन है, अफगानिस्तान के तालिबान की हम चाहते हैं कि उनको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। ये दुनिया की हर स्टेट जो है, हिंदुस्तान में कर्नाटका में आप देखें, हिंदू मुस्लिम एक पूरी टेंशन जो है वो डेवलप कर गई, जिससे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। वो बड़े हेल्पलेस हैं, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये दुनिया के हर मुल्क में इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं।
TLP को कंट्रोल करना तो पाकिस्तान की जुडिशरी, पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि TLP को किसी भी तरह से ऐसी ऑक्सीजन न मिले जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहित पीरजादा साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बैन अक़वामी सतह पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो हमें डोमेस्टिकली किस तरह असरअंदाज कर रही हैं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे उस महंगाई के हवाले से कि जो बारहा इस हुकूमत को दिखाई नहीं दे रही। गुर्बत में कमी, वजीर आजम मुतमईन, मगर गरीब को महंगाई के झटके तवातर से लग रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर 12 रुपए की समरी साल हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में 200 गुना इजाफा हुआ है। अपोजिशन के हाथ में महंगाई कार्ड और जमकर मुकाबला करने का अज़म है। वजीर आजम डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से मुखातिब थे। उनका कहना था कि गुर्बत में कमी आई है, जिसे कामयाबी समझता हूँ। वजीर आजम ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। UNDP की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया, तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। जो हमारा FBR है उसके अंदर भी अब हम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुँच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेजी से आ रहा है उन लोगों का। इदारा शुमारियात की हफ्तावार जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में 0.7% कमी हुई है, जिसके बाद महंगाई की शरह 18.47% तक आ गई है। वजीर आजम साहब, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह अब भी 20.25% है। पेट्रोल की कीमत उस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज है नाजरीन, और आज ओगरा ने वजीर आजम को पेट्रोल की कीमत में मजीद 12 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ अरसाल कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी साहब का कहना था कि गिवन द प्रेजेंट सिनारियो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है मां सिवाय पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं। वजीर आजम साहब, महंगाई पर आपकी राय दुरुस्त, मगर दिहाड़ीदार मजदूर अगर बिजली के बिल के लिए 3 साल कबल 1000 रुपए जोड़ता था तो वो आज 3000 अपनी जमा पूंजी से बचा कर रखने पर मजबूर हो चुका है। साथ ही 5 रुपए की रोटी 20 रुपए में, 35 रुपए फी किलो आटा 90 रुपए में खरीद रहा है ये मजदूर। खत गुर्बत की जिस लकीर पर गरीब खड़ा है, ताज्जुब तो ये है कि वुज़रा को भी अपनी ऐनक से वो लकीर नजर नहीं आ रही। 2021-22 बजट की मंजूरी के दौरान ऐवान-ए-ज़ीरी में बजट जारी थी और दौरान बहस वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने हैरान होकर कहा था और ऐवान से बल्कि पूछा था कि सारे लोग हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, रहन सहन अच्छा है, कहाँ है गुर्बत। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब आज भी उतने ही डिनाइल में हैं, आज भी उतने ही हैरान हैं। उन्हें आज भी महंगाई ऑपोजिशन का सस्ता ड्रामा लग रहा है। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएं फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। तो इन्होंने ये एक हमारे खिलाफ एक ड्रामा बनाया, इस मुल्क में एक झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। बगावत भूख से फूटती है और हुकूमत की अपनी सफ़ों में ये आवाज़ उठ चुकी है, सो ये आवाज़ अपोजिशन के हाथों में खेल भी सकती है। अदम एतमाद का सियासी पत्ता अपने आखिरी मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। अपोजिशन का दावा है कि उनके नंबर पूरे हो चुके हैं, वोट की अक्सरियत से हुकूमत को चित कर दिया जाएगा। लेकिन ये नंबर अगर पूरे हो गए हैं तो तारीख क्यों नहीं दी जा रही, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही और इत्तेहादी जो हैं वो क्यों अपनी पोजीशन पर जम के खड़े हैं। आज ही नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलजीन को ख़त लिखने का फैसला भी कर लिया है। हुकूमत ख़त के जरिए मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल से मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगेगी। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने शहबाज शरीफ साहब को भी खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी, मगर इसके जवाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत लिखा और इस खत में अटॉर्नी जनरल के खत को ही खिलाफ कानून, बिला जवाज किरदार कशी के मुतरादिफ करार दे दिया था।
इससे कबल मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा कराई गई थी। इन रिपोर्ट्स में डॉक्टर फयाज शॉल ने नवाज शरीफ को मुकम्मल ठीक ना होने तक सफर ना करने की तजवीज़ दी थी और ये भी कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज के बगैर वापस वतन जाना, कैद काटना, बीवी के इंतकाल का सदमा, ये सब कुछ दिल का मर्ज बढ़ा सकता है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से अदालत में पेश की गई इस रिपोर्ट्स पर सीनियर डॉक्टर्स का 9 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया था और इस बोर्ड ने हाल ही में डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया है। और मेडिकल बोर्ड का यह भी मजीद कहना है कि डॉक्टर साहब की रिपोर्ट महज एक डॉक्टर की राय है और इस रिपोर्ट के साथ किसी भी लैब की कोई भी रिपोर्ट्स मुंसलिक नहीं की गई। बोर्ड का यह कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से किसी मुस्तनद इदारे या फिर लैब की रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, जो कि जब तक नहीं कराई जाती ऑफिशियल राय नहीं दी जा सकती। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मियां साहब और मरियम साहिबा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो महंगाई के ऊपर आपसे बात करूंगी क्योंकि हुकूमत बारहा डिनाइल में दिख रही है। आपने वज़ीर आज़म साहब को भी सुना, उसके बाद फवाद चौधरी और खटक साहब ने भी कहा कि ये महंगाई का ड्रामा है। हमने तो एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किए हैं। क्या आपको वाकई लग रहा है कि आने वाले महीनों में अगर इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस कम होती हैं और क्योंकि आज रूस ने भी अपनी फोर्सेस विड्रॉ की हैं, एकदम तेल की प्राइस भी $4 गिर गई है, तो अगर ये सारा कुछ जो है सही रास्ते पे चलता है तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं, मच फास्टर देन आपकी नो कॉन्फिडेंस मूव जो आए। एक तो आई एम शॉक्ड, आपने इंट्रोडक्शन में बताया और सुनाया भी प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैं उनकी जो 4 साल के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर की लैक ऑफ नॉलेज या पुअर नॉलेज कहना चाहिए, वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं यूएनडीपी का और वर्ल्ड बैंक का। अपने जो फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है उसका रेफरेंस नहीं दे रहे, ना वजीर दिफा उस पर रिलाई कर रहे हैं, ना वजीर आज़म उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ डिनाइल इससे ज़्यादा क्या हो सकता है महर, कि अगर आप अपनी वजारत जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देती है जिसके मुताबिक, बड़ा सिंपल्स है, पहले तो मैं उनको वो गुर्बत में कमी का फॉर्मूला बता दूं प्राइम मिनिस्टर साहब को। एक, जब हमारी हुकूमत थी और जहां टोटल जीडीपी थी $315 बिलियन थी, आज इन्हीं के हिसाब से $295 बिलियन है, यानी कि कम हुई है। और पॉपुलेशन जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वज़ीर आज़म को भी पता है, बढ़ गई है। तो पर कैपिटा जो है वो गिरा है ना, और वो गिरने की वजह क्या है, उसका मतलब उसके 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो आपकी जो इन्फ्लेशन है डेट हैज़ बीन मोर देन, ये भी आदाद शुमार इन्हीं के हैं, नेगेटिव इंक्रीज है वेजेस में फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, 6% माइनस से 12%, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है कंपेयर टू इंक्रीज इन इनकम ऑन एवरेज बेसिस। उसमें मुख्तलिफ आदाद शुमार हैं, कारपेंटर्स के लिए, दूसरे मेहनत कश लोगों के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, सबके 6% से 12% नेगेटिव। इवन पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2008 से 2013 तक इट वाज पॉजिटिव 2% या 3%। हमारे ज़माने में चूँकि इन्फ्लेशन बहुत कम थी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई थी, जीडीपी इतनी बढ़ गई थी, तो जाहिर सी बात है हमारे पॉजिटिव थी तकरीबन 10% के करीब। तो पहली चीज़ तो ये कि ये अगर अपने आदाद शुमार पर रिलाई नहीं कर रहे हैं और यूएनडीपी को रेफरेंस बता रहे हैं। दूसरी बात है उन्हीं के रेफरेंस से जो मैं फेडरल ब्यूरो 2 करोड़ 20 लाख लोग गुर्बत की लकीर से पिछले 3 साल 3.5 साल में नीचे गए हैं और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। आप ये कह सकते हैं ज़्यादा कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल गोइंग डाउन द पॉवर्टी लेवल, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आप कह सकते हैं। ज़ुबैर साहब, अब इन चीजों को आप पॉलिटिकली कैपिटलाइज कैसे करेंगे, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। टाइम इज ऑफ द एसेंस, इनफैक्ट नो आई डोंट एग्री हियर, क्योंकि आप ये कह रही है कि इस वक्त टाइम है, ये गिरे हुए हैं और इनको नॉकआउट पंच मारना है, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। बट अगर आप ये कह रही हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ शायद महंगाई में कमी आएगी या शायद नहीं, मैं कह रही हूं कि अगर आपको इमरान खान हुकूमत से निजात पानी है तो क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है टू नॉक हिम आउट? इससे बेहतर वक्त तो आपको शायद ना मिले, या आपकी मीटिंग्स के अंदर भी इसके ऊपर गौर व फिक्र हुआ है सर? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इट इज़ लाइक अ बॉक्सिंग मैच जिसमें 15 राउंड होते हैं और तीसरे राउंड में इमरान खान साहब नीचे गिरे हुए हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ अ नॉकआउट पंच रादर देन वेट कि जी ये 10वें राउंड में उठ के हम ही मार दें।
तो बिल्कुल सही बात है कि दिस इज़ द टाइम, दैट इज़ वाई नो कॉन्फिडेंस जो मूव करने की बात हुई है वो इसी टाइम पर हुई है। उसमें बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं। केपी में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे उसमें जो बुरी हालत हुई थी, जो महंगाई के हवाले से, जो दूसरे चीज़ों के हवाले से, जो आपको पता है कि वन पेज में थोड़ा सा जो मसला हुआ था अक्टूबर की अनाउंसमेंट के बाद, उसके हवाले से तो बहुत से पॉजिटिव्स थे ऑपोजिशन के लिए, जिसको ले के फैसला किया गया कि जी नो कॉन्फिडेंस दिस इज़ द राइट टाइम। और हम समझते हैं कि इसमें सिर्फ ऑपोजिशन की जीत नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की जीत होगी। दिस से मुराद मुझे आप बताइएगा कि व्हाट टाइम फ्रेम आर वी लुकिंग एट? रमज़ान से पहले अगले एक माह के अंदर नंबर इकट्ठे और पूरे किए जा रहे हैं। हमें भी ये खबरें मिल रही हैं सर, जहांगीर खान तरीन साहब के भी आज ग्रुप की आज अहम तरीन ऑन अब्बास साहब के घर लाहौर में मुलाकात हुई है। उनके भी हाथ के अंदर एक हैंडफुल 15-20 MNAs हैं, MPAs हैं मिलाकर। क्या कर रहे हैं आप लोग सर? आज की हेडलाइंस में आपको दिखा, पहले टाइमिंग के ऊपर बता दें। आपके मुताबिक रमजान से पहले? नहीं, जी डेफिनेटली रमज़ान से पहले जो भी होना होगा। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी एक हफ्ता तकरीबन 10 दिन हुए हैं जब ये फैसला किया गया कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाएगा। तो क्या उसके बाद एक्शंस होते हैं? एक तो ये होते हैं कि सिर्फ नंबर्स 172 पूरे करने की बात नहीं है। जितना ब्रॉड बेस्ड होगा, जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासतौर पर इनके इत्तेहादी शामिल होंगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जाएगा कि ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ ऑपोजिशन की जो इस वक्त मेंबरान हैं उनकी तरफ से नहीं मूव किया गया, उनकी तरफ से। सो जितना ब्रॉड बेस, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बातचीत होनी ज़रूरी थी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जी सब ने वही फैसला करना है जो हम चाहते हैं। वी होप कि जी वो फैसला करें, चाहे PMLQ है, MQM है, या GDA है, या दूसरी पार्टीज़ हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है। अल्लाह करे वो फैसला करें ऑपोजिशन की इस तहरीक को सपोर्ट करने का, ताकि आज की हेडलाइंस आपको दिखा देती हूं। मुस्लिम लीग काफ शैटर्स ऑपोजिशंस होप ऑफ नो ट्रस्ट मूव, पहली शय सुर्खी। दूसरी शय सुर्खी, एम्बोल्डन्ड बाय क्यू सपोर्ट इमरान प्रेजेंट्स अ ब्रेव फेस, यानी कि मुस्लिम लीग काफ तो डट के खड़ी है। इत्तेहादियों की हमायत किसको हासिल है? कल मुनस इलाही साहब ने यह फरमा दिया। फजल रहमान साहब कहीं नहीं लिखा हुआ सर, उन्होंने जो कहा, क्या रिपीट करके बहस करना आप लोगों के लिए काबिल फिक्र? आप लोग वर यू कंसर्न्ड? आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया था मुनस इलाही का कल का स्टेटमेंट? देखें, उसमें दो एस्पेक्ट हैं और मैं उसको प्री जज नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर है बड़े सेंसिटिव इशू है। PMLQ का अब भी ये कहना है, और कल रात के भी मैं एक टॉक शो में था, कामिल अली आका ने कहा कि ये फैसला हतमी नहीं है। हमारी जो भी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या जो भी है वो मिलेगी, उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इत्तेहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवाम क्या चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके लॉन्ग टर्म मुस्तकबिल PML। तो आप अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी काफ लीग की बैठेगी और फिर फैसला करेंगे? मुनस इलाही का ये ठीक है, तो मुनस इलाही ने ये, फिर आपको क्या लगता है मुनस इलाही ने ये बयान क्यों दिया? कोई प्रेशर था PM ऑफिस से, क्लैरिफिकेशन का प्रेशर था? क्या बात होगी? मुनस इलाही साहब इतना व्हाइट एंड ब्लैक इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देंगे? नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक तो नहीं था, मैं नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है, हमने आपको ज़बान दी, हम आपके साथ खड़े हैं। अपने लोगों को कह देना कि वो यही तो कह रहे थे कि सर जी, तो आप वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। देखना बंद करें अपने लोगों को। वो इत्तेहादियों के लिए आप अभी भी इशारा ये कर रहे थे कि असल मसला जो है, आपके जो 20-25 मेंबरान है PTI के, उनको तकड़ा करके खड़ा करें। हमारी तरफ से, हमारी सपोर्ट की तरफ देखने के बजाय सबसे ज्यादा अपने लोगों को बचाएं। That is सर, ये कितने लोग हैं? ये कितने लोग हैं सर? आई नो कोई 32 लोग जहांगीर खान तरीन साहब के भी सफ़ों में हैं, जो हमारी खबरें हैं कि जो पर तोल रहे हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कितने लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में से आपकी जमात का टिकट चाहते हैं या कोई ख्वाहिश रखते हैं टू चेंज द पार्टी? एनी ऑफ द सॉ, कितने नंबर है? मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब तो हैं। 5 वजीर भी हैं उसमें शामिल। ठीक है, 20-25 लोग हैं। 8 कितने वजीर हैं? 5 वजीर। 5 वजीर भी इसमें शामिल हैं सर। ये वफाकी वजीर जो इंडिपेंडेंट लड़के आए हैं? नहीं, ये तो अब जाहिर है, एक तो उनकी काबीना इतनी बड़ी है कि उसमें हर किस्म का वजीर बैठा लेकिन मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन 5 वजीर हैं। 5 वजीर हैं आप कह रहे हैं। आपको वैसे ज़ाती तौर पे इनके नाम पता हैं?
मैं इस प्रोग्राम में तो कभी भी नहीं बताऊंगा। मैंने आपसे पूछ भी नहीं रही, मगर आप इनके नाम जानते हैं या बस ये जानते हैं? मैंने तो बल्कि एक तजवीज़ पेश की, है क्योंकि हर रोज़ कन्फ्यूजन कुछ होती है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ नहीं जाता, कामयाब नहीं हो जाता, तो मेरा ख्याल है टॉक शोज़ पर कैमरा को पाबंदी लगा देनी चाहिए, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव इशू है। नहीं सर, ये सब जुडिस नहीं है, आप पाबंदियां ना लगाएं। मुझे ये बताइएगा कि इस मुमकिना नो कॉन्फिडेंस मूव की कामयाबी के बाद क्या खाका हम देख रहे हैं? क्या फॉरेन इलेक्शंस कॉल हो रहे हैं, या 6 माह बाद हो रहे हैं, या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बाद हो रहे हैं, या 2023 तक होंगे? प्राइम मिनिस्टर नून का है, पीपल्स पार्टी का है, कोई ये चीजें? जी exactly for these reasons। मैं ये नहीं कह रहा, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसके जवाब जो हैं बहुत हद तक हमारे पास मौजूद हैं, और कुछ जो हैं उसमें बातचीत हो रही है। सो इस वक्त अगर हम अपने सारे पत्ते फेंक देंगे तो फिर तो इमरान खान फिर नॉकआउट हमें कर देगा। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा वेट एंड सी का ज़्यादा अच्छा होगा। मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी कांट रिवील एवरीथिंग। सर आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब की मुआलजीन को ख़त लिखने का फैसला कर लिया, अटॉर्नी जनरल अब उनको भी ख़त लिखेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। अब ये खतूत जाएंगे, उनकी लैब्स के हवाले से रिपोर्ट्स दरकार हैं कि इधर मेडिकल बोर्ड फैसला कर सके, ना सिर्फ मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा के ऊपर फैसला किया जाए। क्या इसके ऊपर बताएंगे? मेरा ख्याल है वो लेटर लिखने दें उनको, और फिर उसका जो भी लेटर के खतोखाल होंगे उसके बाद जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और हुकूमत के पास जो भी ऑप्शंस हैं, देखें इसमें बड़ा हुकूमत क्यों इसमें बुरी तरह से फंसी हुई है। जब हुकूमत ये कहती है कि जी ये वहाँ जाके आराम कर रहे हैं, तो पहले तो ये इस्टेब्लिश किया जाए कि यहाँ क्या उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी जो अपने हुकूमती रिपोर्ट्स थी, और अगर इतनी ख़राब थी तो जेल में क्या किया गया था मियां नवाज शरीफ के साथ, को जो उनको ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार कहते हैं ना कि जी वो गलत रिपोर्टों के साथ बाहर चले गए थे, तो गलत रिपोर्टें नहीं थी, वो रिपोर्टें सही थी, लेकिन उनके साथ क्या किया गया था। तो इस वजह से हम इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पर नहीं देखते, मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि नॉट जस्ट द फैक्ट कि जी वो वहाँ अभी उनकी सेहत कैसी है, लेकिन उनके ऊपर क्या गुजरी थी, क्या किया गया था कि उनकी सेहत बिल्कुल ही वॉज फेसिंग सच अ ड्रामेटिक सिचुएशन, जिसकी वजह से हुकूमत खुद मजबूर हो गई थी उनको बाहर भेजने में। सो लेट द लेटर गो एंड वील रिस्पॉन्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़त ख़ताबत का सिलसिला जारी रहेगा नवाज शरीफ साहब की लैब्स के और रिपोर्ट्स के हवाले से, लेकिन दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि जो कुछ होना है रमज़ान से पहले होना है, ये वक्त बहुत ज़रूरी है, अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आज ही वज़ीर आज़म ने जो पेट्रोल की कीमतों में इंक्रीज़ करने की जो समरी थी वो वापस वज़ारत ख़ज़ाना को भेज दी है, इसको वापस ले लिया जाए। आज के लिए इतना ही। I'll see you all tomorrow. Good night, अल्लाह हाफ़िज़।